जरा एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि परवर्ती चोल में स्रोत पढ़ने के बाद जिस महत्वपूर्ण राजा के बारे में हमको पढ़ना है वो है आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग फर्स्ट, विक्रम चोल, राजराज सेकंड, राजाधिराज सेकंड, कुलोत्तुंग थर्ड, राजराज थर्ड और राजेंद्र थर्ड। सोचिए दोस्तों कि अगर एक सांस में बोला जाए तो गुप्त राजवंश में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त थर्ड, इतना के बारे में हमको पढ़ना है। भारत का गणराज्य जो है इतिहास काल में हमें ये इस तरह से पढ़ना है, तो इसको आपको डिटेल्स पढ़ना होगा, नहीं तो वैसे इंस्टीट्यूट में जाने का क्या फायदा जो केवल टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू को दिखा करके रिजल्ट बता देते हैं, पढ़ा पाते ही नहीं हैं। तो आप पहले खुद अवेयर होइए ताकि आपको जहां भी एडमिशन लीजिए वहां पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए, और नहीं तो आप सामने से खड़े होकर के कहिए कि ये चैप्टर आपको पढ़ाना चाहिए, ये मेरे सिलेबस में है। अपने हृदय के टुकड़े गुजरात के विद्यार्थी को ये बताना चाहता हूं कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीचर और अपने मटेरियल में देखिए कि क्या भारत के गणराज्य में इतनी बातें लिखी गई हैं। अगर नहीं लिखा गया है तो तैयारी करना खतरनाक है दोस्तों। गुजरात में जीपीएससी, यूपीएससी, एसटीआई, डीवाईएसओ, सीसीई, तलाटी, पीएसआई सभी प्रकार के स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, एसटीआई सीरीज में आज तीसरा वीडियो लेकर मैं आया हूं और आज का हेडिंग है कि एसटीआई प्रारंभिक परीक्षा मां इतिहास विषयना पाठ्यक्रमનું विश्लेषण। यानी आज मैं जीपीएससी के जो एसटीआई का सिलेबस है उसमें से एकमात्र इतिहास का विश्लेषण आपके सामने डिटेल्स करने जा रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है। देखवानु चूकता नहीं, आनाथी बधारे कोई बतावी सकसे नहीं। केम के रजनीश सिंह तोमर गुजरात में स्पर्धात्मक परीक्षाना क्षेत्र में भीष्म पितामह छे। इतिहासना पाठ्यक्रमનું उड़ानपूर्वक विश्लेषण आजे हूँ करीश। तो दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं कि जीपीएससी के एसटीआई में जो ऊपर सिलेबस लिख दिया है उसके अंदर क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने के पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तोमर सर एकदम फुल फ्लेज गुजरात के परीक्षा की तैयारी करने के लिए करने वाले छात्रों के लिए मैदान में आ गए। आप में से असंख्य संख्या में गुजरात के छात्र हैं जो तोमर सर को पहले से जानते हैं। 24 वर्ष से मैं स्पर्धात्मक परीक्षा से जुड़ा हूं और 21 वर्षों से गुजरात को सेवा दे रहा हूं। दोस्तों, जीपीएससी में क्लास 1-2 डीवाईएसओ और एसटीआई का एक फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा हूं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको मैं कराऊंगा। दोस्तों, जीपीएससी क्लास 1-2 164 प्लस जगह आने वाला है और इसके प्रारंभिक परीक्षा की संभावना अप्रैल 2025 में। एसटीआई क्लास 1-2 में 300 जगह के आसपास है
अब तो आसपास क्या 300 ही है। इसके प्रारंभिक परीक्षा की जो तारीख है वो नहीं है, खाली जनवरी 25 में आने की संभावना है। तो आप सबों के सहयोग से एक ऐसा कॉम्बो बैच शुरू किया जा रहा है जिसमें आप यदि जीपीएससी क्लास 1-2 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास का लेवल यही होगा, बल्कि तोमर सर कह रहे हैं तो यूपीएससी के बराबर होगा। एसटीआई में जो सिलेबस अलग है, जो आज आपको इतिहास में ही पता लग जाएगा, वो एक्स्ट्रा करा दिया जाएगा। डीवाईएसओ में जो सिलेबस अलग है, माइन्यूट तो अंतर है ही, वो अलग से करा दिया जाएगा। और आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही लेवल पर जो है ये मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना है दोस्तों कि तोमर सर का गाइडेंस अब केवल अहमदाबाद में ही है, यानी विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड केवल अहमदाबाद में ही है। और अगर आप हमसे टेलीफोन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7043771326 या 9428804128। अगर आप रूबरू संपर्क करना चाहते हैं तो चौथे मंजिल पर 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर, ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड, अहमदाबाद। आप यहां आकर के चाहें तो इंक्वायरी ले सकते हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कि मैं इसके लिए नहीं आया हूं, मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताने आया। केवल इतना बता दूं कि बैच मॉर्निंग होगा 8 से 10 और 7 महीने का कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस को मिला करके। बैच पूरी तरह से ऑफलाइन है, कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं है। और इससे ज़्यादा कुछ भी आपको अगर इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर 7043771326 या 9428804128 पर फ़ोन से संपर्क करिए या 410 RBS ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड, अहमदाबाद पर आके संपर्क करिए। चलिए अपने पढ़ाई पर शुरू करें। एक बार ये फिर आपके सामने स्क्रीन पर विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का मोबाइल नंबर और एड्रेस है। बार बार एक ही बात कितना घुमाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। एसटीआई, जीपीएससी, सामान्य अभ्यास, प्राथमिक कसौटी, इतिहास, प्राचीन भारत। आइए, अपना मेन सिलेबस में यही लिखा है सिंधु खीननी सभ्यता, और डबल डॉट के बाद पहला लिखा है लाक्षणिकताओं। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे विद्यार्थीगण क्या पढ़ें लाक्षणिकता में, तो उसके अंदर की बात आपको बताते हैं। टाइम लाइन, यानी एक वो टाइम लाइन कि हड़प्पा के टीले को सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने देखा था, वहां से लेकर के राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो 1920 में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, उसका पूरा एक जर्नी आपको पता होना चाहिए। नामकरण, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु खीन सभ्यता क्यों कहते हैं। कुछ सामान्य माहिती। काल निर्धारण, ये सभ्यता कब की थी। भौगोलिक विस्तार, ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक था।
आर्थिक जीवन और पतन, ये हम लोग लाक्षणिकता के अंदर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, बी है हमारा स्थलो। तो स्थलो जो है उसमें कौन कौन से मेन हैं जिसको कि डिटेल्स पढ़ना होगा। हड़प्पा, जैसे ये जानना है कि इसका खोद काम कौन किया। दूसरे कोई और भी थे जो बाद में इससे जुड़े। ये कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे है, यहाँ से खोद काम के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं मिली और खोद काम के दौरान कौन से स्थापत्य मिले। मोहनजोदड़ो, चान्हूदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धोलावीरा, ये तो मेन जगह है जो आपको एकदम जानना चाहिए। इसके अलावा सिंध प्रांत के कुछ स्थल, अफगानिस्तान के कुछ स्थल, बलूचिस्तान के कुछ स्थल, हरियाणा के कुछ स्थल, पंजाब के कुछ स्थल, गुजरात के कुछ स्थल और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के कुछ स्थल, इसका पूरा खोद काम करनार कौन हता, कया जिला में कोण नदीना किनारे कया कया वस्तुओं खोद काम थी मळेर छे अने कई स्थापत्य अहींया थी मळ्या छे। ये पूरा का पूरा आपको जानना पड़ेगा। अब आइए हड़प्पा में सी कहता है समाज। तो एक समाज के अंदर हमको क्या पढ़ना चाहिए। प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग थे। ये वस्त्र कौन कौन सा, किस किस चीज़ के कपड़ा पहनते थे, खान पान, आभूषण और अंत्येष्टि प्रक्रिया क्या थी, यानी जमीन में गाड़ा जाता था कि जलाया जाता था, ये पूरा का पूरा देखना है। सांस्कृतिक इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है, तो एक नगर योजना और दूसरा उत्तर हड़प्पा संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति, झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति, चड़काता लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ये पढ़ना है। कला और धर्म में क्या जानना है, तो मूर्ति कला, सिक्का बनाने की कला और लिपि कला, ये इस ई के अंदर छिपा हुआ है दोस्तों। जब तक आप कहीं भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जब तक आप हड़प्पा सभ्यता पर या सिंधु खीन सभ्यता पर इतना नहीं जानेंगे, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है और आपको परीक्षा में तकलीफ होगा। इसलिए मैं गुजरात के विद्यार्थियों को से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा चाहिए जिसमें कहीं भी फेल होने का कोई चांस नहीं है, तो विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, और या कहीं और आप पढ़ रहे हैं तो भी आप अपने क्लास में अपने शिक्षक को कहिए कि मुझे हड़प्पा सभ्यता में इतना चीज़ तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा कि आप जीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, वैदिक एज। सबसे पहले वैदिक एज को दो भाग में बांटना है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसमें पहले सामान्य माहिती, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजकीय जीवन और धार्मिक जीवन पढ़ना है। अब एक आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहे हैं कि एक राजकीय जीवन के अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि सबके अंदर बताने लगेंगे तब तो एक चैप्टर में 2 घंटा लग जाएगा। तो देखिए, पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में पढ़ना है। दशराग युद्ध क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। भरत कबीला के बारे में परिचय देंगे। सभा, समिति, विदथ के बारे में डिटेल्स परिचय आपको चाहिए। गण क्या था और राजा ने सहयोग आपनार प्रमुख अधिकारियों की जानकारी, जैसे पुरोहित, सेनानी, ग्रामनी, स्पर्श, दूत, पूरा उग्र। अब उसके अलावा और भी जानते ही हैं, प्रचुरन हर जगह होता है, अन्य तथ्य। अब आइए, वैदिक युग में दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल।
भौगोलिक विस्तार जानना है। अब आर्य 1000 ईस्वी के बाद लोहा के मिलने के कारण अब अपना कहाँ लेकर के आगे जा रहा है, वो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजकीय जीवन, धार्मिक जीवन। ध्यान रखना है दोस्तों कि आज प्राचीन और मध्यकालीन भारत का ही एनालिसिस कर पाएंगे हम, तो इसके अंदर अगर गए ना तो एक चैप्टर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए समझना है कि एक ये उत्तर वैदिक काल 4 घंटे होना चाहिए, 2 घंटा, तब मानिए कि आपका शिक्षक आपको सही पढ़ा रहा है। अब आइए जैन धर्म, कुछ सामान्य परिचय लेंगे। सामान्य परिचय का मतलब 24 के 24 तीर्थंकर का नाम, उनका कौन सा प्रतीक चिन्ह था, अगर उनके जन्म का स्थल है तो कुछ के जन्म के स्थल को देखेंगे, ये सब हो गया। पार्श्वनाथ नु जीवन, उनका पूरा जीवन चरित्र, वर्धमान महावीर नु जीवन, फिर जैन दर्शन, जैन संघ और जैन साहित्य। इस जैन संघ में ही सब आ जाएगा, श्वेतांबर, पीतांबर, फिर जैन के अंदर जो है क्या कहते हैं दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, उसके अंदर के उप संप्रदाय, सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। अब आइए चौथा टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंदर क्या जानना है, तो पहले भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ना होगा, फिर उनका दर्शन, फिर बौद्ध धर्म की क्या विशेषता है, फिर बौद्ध संघ के बारे में जानना है, फिर बौद्ध त्यौहार, उपोषत क्या है, वत्सावास क्या है, पवज्जा क्या है, उपसंपदा क्या है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर जानना है। फिर बौद्ध संगीति जो चारों हुई, वो हुई तो 6 है लेकिन 4 भारत में, फिर हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, इनके बारे में, और कला के रूप में बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ना है। अब आइए दोस्तों, असली खेला यहाँ है। प्राचीन भारत ना गणराज्यो, बस इतना ही जीपीएससी में लिखा है। तो पहले ये समझिए दोस्तों कि गणराज्य 2 बार हुए हैं। एक बार पूर्व गुप्त काल में या प्राक गुप्त काल में, और एक बार पूर्व मौर्य काल में। तो पूर्व मौर्य काल के जो गणराज्य थे उनके बारे में आपको जानना है। शाक्य, भग्ग, बुली, कलाम, कोलीय, मौर्य, और 6 ही नहीं थे दोस्तों, वैशाली भी था। तो यानी 8 गणराज्य। ये तो हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, और उसके अलावा गणराज्यों की शासन पद्धति। अब ये जो प्राक गुप्त युग में प्री गुप्ता एज का गणराज्य है, ये भी पढ़ना है। मालव के बारे में, अर्जुनायन के बारे में, यौधेय के बारे में, कुनिंद के बारे में, शिवी के बारे में, लिच्छवी के बारे में, आमीर के बारे में, भद्रक के बारे में, और भी कोई गणराज्य हो तो। दोस्तों एसटीआई के परीक्षा में भारत के गणराज्य के बारे में अलग से सिलेबस लिखा है। तो अगर आप देखें तो इसको 2 भाग में बांटिए, पूर्व मौर्य काल के 8 गणराज्य और उनकी शासन पद्धति, और पूर्व गुप्त काल के मालव, अर्जुनायन, यौधेय, कुनिंद, शिवी, लिच्छवी, आभीर, भद्रक जैसे गणराज्य के बारे में पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अपने हृदय के टुकड़े गुजरात के विद्यार्थी को ये बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीचर और अपने मटेरियल में देखिए कि क्या भारत के गणराज्य में इतनी बातें लिखी गई हैं। अगर नहीं लिखा गया है तो तैयारी करना खतरनाक है दोस्तों। आपने देखा कि किस प्रकार से ये भारत का गणराज्य जो है इतिहास काल में हमें ये इस तरह से पढ़ना है, तो इसको आपको डिटेल्स पढ़ना होगा, नहीं
तो वैसे इंस्टीट्यूट में जाने का क्या फ़ायदा जो केवल टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू को दिखा करके रिजल्ट बता देते हैं, पढ़ा पाते ही नहीं हैं। तो आप पहले खुद अवेयर होइए ताकि आपको जहां भी एडमिशन लीजिए वहां पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए, और नहीं तो आप सामने से खड़े होकर के कहिए कि ये चैप्टर आपको पढ़ाना चाहिए, ये मेरे सिलेबस में है। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं गुप्त काल। देखिए गुप्त काल में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले गुप्त काल में स्रोत कि किन किन स्रोत के आधार पर गुप्त काल की जो है रचना की गई। एक मिनट दोस्तों, पहले यहाँ मौर्य साम्राज्य, पहले मौर्य साम्राज्य। स्रोत किसका सहारा लेकर के मौर्यों का इतिहास लिखा गया है, जिसमें अभी दो बताते हैं डिटेल्स, माना कि जिससे लिखे, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एक अशोक का स्तंभ। तो इसमें उन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, और उसके बाद मौर्यों का विशाल जो है वहीवट, जिसमें केंद्रीय प्रशासन में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष होते थे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक जीवन, फिर आर्थिक जीवन, फिर धार्मिक जीवन, और मौर्य साम्राज्य का कला एवं स्थापत्य यानी स्तूप जो था, पहले तो दरबारी कला और क्या कहते हैं लोक कला, दो भागों में बांटेंगे। फिर दरबारी कला में कौन कौन है उसको पढ़ेंगे, और स्तूप बनाने की प्रक्रिया को अलग से पढ़ेंगे। इसी तरह दोस्तों गुप्त साम्राज्य, उसका स्रोत पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत इतना ज़्यादा है कि अकेले कालिदास के ही 8 से 10 किताब हैं जो इसमें स्रोत के रूप में काम आ जाते हैं। फिर इनकी उत्पत्ति और रहठान के बारे में। फिर गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभिक का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम यानी श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, ये 3 राजा के बारे में। फिर समुद्रगुप्त परक्रमांक के बारे में। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। फिर कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। फिर स्कंदगुप्त क्रमादित्य के बारे में। फिर पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकेंड, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैनगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड, इतने शासक के बारे में जानेंगे। आप जरा सोचिए दोस्तों कि अगर एक सांस में बोला जाए तो गुप्त राजवंश में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकेंड, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैनगुप्त और कुमारगुप्त थर्ड, इतना के बारे में हमको पढ़ना है। फिर गुप्त वंश के पतन का कारण, गुप्तकालीन वहीवट, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, साहित्य और यहाँ का विज्ञान, कला अने स्थापत्य, और गुप्त काल एक स्वर्ण काल था कैसे, इसके बारे में। अब आइए दोस्तों, कला एवं स्थापत्य को एक फिर यहाँ खोल के आपको बता दें कि गुप्तकालीन कला और स्थापत्य में क्या पढ़ना है। तो कला एवं स्थापत्य प्राचीन भारत में सबसे पहला है मंदिर। तो दोस्तों कला एवं स्थापत्य में हम जब मंदिर पढ़ेंगे तो उसकी पहले विशेषता पढ़ेंगे। फिर सांची नु मंदिर, तिगवा नु विष्णु मंदिर, एरन नु विष्णु मंदिर, नचना कुठार नु पार्वती मंदिर, भूमरा नु शिव मंदिर, देवगढ़ नु दशावतार मंदिर, भीतर गांव नु मंदिर, अने सिरपुर नु लक्ष्मण मंदिर, इतने के बारे में पढ़ना है। कला एवं स्थापत्य का दूसरा भाग है स्तूप, उसके बारे में मौर्य में ही बता दिए। और कला एवं स्थापत्य का दोस्तों समझिएगा, कला एवं स्थापत्य का तीसरा भाग है मूर्ति कला, जिसमें सारनाथनी बुद्ध मूर्ति, मथुरानी बुद्ध मूर्ति, सुल्तानगंजनी बुद्ध मूर्ति, वैष्णव मूर्ति, यो शिव मूर्तियों अने माटीनी मूर्ति कला, इतने के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में तोमर सर इतना पढ़ाते हैं। चित्रकला में दोस्तों अजंतानी चित्रकला गुफा संख्या 16, 17, 9 से 10 और 1, 2 के बारे में पढ़ेंगे, ये एक डिटेल्स बता दिए।
अब दोस्तों चोल राजवंश हमारे सिलेबस में है अगला। तो पहले तो संगम काल के चोल राजवंश को जानना है कि उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था और कार्यकाल जो उसका आरंभिक चोल शासक था उसके बारे में। अब परवर्ती चोल जब पढ़ेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, परवर्ती चोल में हम पहले स्रोत पढ़ेंगे, उसके बाद आदित्य वन, परांतक वन, राजराज वन, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग फर्स्ट, विक्रम चोल, राजराज सेकेंड, राजाधिराज टू, कुलोत्तुंग थर्ड, राजराज थर्ड और राजेंद्र थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जरा एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि परवर्ती चोल में स्रोत पढ़ने के बाद जिस महत्वपूर्ण राजा के बारे में हमको पढ़ना है वो है आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग फर्स्ट, विक्रम चोल, राजराज सेकेंड, राजाधिराज सेकेंड, कुलोत्तुंग थर्ड, राजराज थर्ड और राजेंद्र थर्ड। इसके बाद चोलों का वहीवट पढ़ना है, धार्मिक जीवन पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। अब आइए दोस्तों पल्लव राजवंश के बारे में जानें। पल्लव राजवंश में स्रोत पढ़ने के बाद उत्पत्ति और उनका मूल निवास पढ़ेंगे और फिर जिस राजा के बारे में पढ़ेंगे वो हैं सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन थर्ड, परमेश्वर वर्मन टू और नंदी वर्मन सेकेंड। एक सांस में इतने राजा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ, देख लीजिए, दंती वर्मन, नंदी वर्मन सेकेंड, नृपतंग, अपराजित और फिर पल्लवों का वहीवट, धर्म यानी धार्मिक आंदोलन, साहित्य, कला यानी स्थापत्य के बारे में जानना है। मध्यकालीन भारत का एक ही चैप्टर हमारे STI के अंदर है दोस्तों, विजयनगर। तो संगम वंश 1336 से 1485 जिसमें हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, देवराय फर्स्ट और विरूपाक्ष ये चार जानेंगे। सालुब वंश 1485 से 1505, सालब नरसिम्हा, इमाडी नरसिम्हा ये दो इंपॉर्टेंट है, ये जानेंगे। तुलुब वंश 1505 से 1565, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय और अंतिम अरबिडू वंश 1565 से 1652, तिरुमल, वेंकट थर्ड और श्रीरंगा थर्ड। इतने राजा के बारे में डिटेल्स जानना होगा दोस्तों। और फिर इनका बहमनी राज के साथ संघर्ष, विजयनगर प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला और स्थापत्य। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज आपको प्राचीन भारत का जो हमने सिलेबस बतलाया आप उसको पूरा दिमाग में उतार लीजिए। और मैं यहाँ एक बात और दोहराना चाहूँगा कि STI यानी GPSC द्वारा आयोजित STI के परीक्षा में प्राचीन और मध्यकालीन भारत का जो सिलेबस है आपने देखा कि मैं उसका परत खोल दिया। आपको इतना जब पढ़ेंगे या किसी कोचिंग में पढ़िए तभी जा कर के आप जो है इसमें से 30 प्रश्न जो है उसमें से ये 10 प्रश्न का जवाब दे पाइएगा। और अंत में हम यही कहेंगे कि विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप पढ़ने आते हैं तो आपको ये एश्योरेंस है कि तोमर सर आज जो STI के सिलेबस का परत खोले हैं उसमें से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। तो देर किस बात की, आइए और विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में एडमिशन लेकर के अपना करियर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।